हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज लेकर आए हैं हम एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल स्टडी के एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर के एचपी टेट एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इनको आपको बिल्कुल अच्छी तरह से देखना है। ये जो क्वेश्चन है सोशल स्टडी के, ये ओल्ड जो एचपी टेट हुआ है आज से पहले उसमें आए हुए हैं। तो आप जानते हैं टेट में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है वो रिपीट होते हैं। इससे पहले की वीडियो में हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमने जो ये हमारी सुपर सीरीज़ है जिसमें कि हमने बहुत सारी क्लासेज ऑलरेडी की है। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उन वीडियोस को देख लिए। लगभग हमने 500 प्लस क्वेश्चन हमने इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के कवर कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है देख सकते हैं प्लेलिस्ट को। ठीक है, बहरहाल बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्राहक सुरक्षा कानून कब बनाया गया था? आज की जो वीडियो है हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं सोशल स्टडी के क्वेश्चन, जिसमें कि हम हिस्ट्री भी कवर करेंगे, जियोग्राफी भी कवर करेंगे, पॉलिटिकल और इंडियन इकोनॉमी, ये सभी को इसमें हम कवर करने वाला है। जबकि एक दो क्वेश्चन जनरल साइंस के भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्राहक सुरक्षा कानून कब बनाया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 1986। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1986 को ग्राहक कानून सुरक्षा जो हो अधिनियम है ये बनाया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेट 2012 में आर्ट्स में ये पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, जो यहाँ पे और साथी है नॉन मेडिकल आर्ट, मतलब अदर देन आर्ट्स के अलावा जो बात साथी देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, जो उनका जीके सेक्शन होता है उसमें सोशल स्टडी के ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सोशल स्टडी में आर्ट्स से पूछे जाएंगे क्वेश्चन है वही आपकी जीके में आएंगे। ठीक है, जो अदर देन आर्ट्स वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय संसद द्वारा, गाइज यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा, रसद लिखा गया है, ये पार्लियामेंट है। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट जिसको भारतीय संसद कहते हैं, कि किस वर्ष भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन एक्ट को पास किया गया? आप जानते हैं इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 1955। तो वर्ष 1900 माफ़ कीजिएगा 55 में एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन इसका जो एक्ट है वो 1956 में पास हुआ था, 1956। अब मैं इसको बताना चाहूँगा, जो भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग है ये 1955-56 में आया था, लेकिन 56 में इसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, एक्ट को पास किया गया था। अब इसको आप एडिशनल चीज़ याद क्या रखनी है, वो रखनी है आपको फजल अली। ठीक है, इसको फजल अली आयोग भी कहते हैं। क्या? फजल अली। ठीक है, एक बार फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पे, फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके अलावा दो और भी अध्यक्ष थे जिनके नाम कुंजरो था, एक का नाम कुंजरो और दूसरे का नाम जो था गाइज वो एम.के. पनेकर था। ठीक है, पनेकर था। हालांकि ये दो नाम आपको उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो फजल अली है उनका आपको याद रखना है। क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, या उस आयोग को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है। 1955-56 में ये आया था और 56 में इसने अपनी रिकमेंडेशन की थी। ठीक है, कई बार गए 56 ऑप्शन में नहीं होता तो 1955 भी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आज की वीडियो का, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो गाइस रूस, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और अंटार्कटिका, सभी जानते हैं इसका जो राइट आंसर है वो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है गाइस जहाँ पे मतलब प्रति महीने जो पूरे 12 वर्ष जो है बर्फ रहती है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि ये सबसे कोल्डेस्ट प्लेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ें तो वो क्वेश्चन है, भारत में माल्य की कीमतों में परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन से निर्देशांक द्वारा मापा जाता है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है गाइस, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों द्वारा, अर्थात WPI और CPI, थोक मूल्य निर्देशांक और उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक, इन दो के द्वारा गाइस भारत में मालविकी की कीमतों में परिवर्तन के द्वारा मापा जाता है, इन दो एजेंसीज के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांकी और हांतर कहाँ के लोक नृत्य है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। जो ट्रेडिशनल फोक डांस होते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट के या कई बार स्टेट के पूछ लेते हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, चंबा। ठीक है, यहाँ पे सी आंसर जो चंबा हो जाएगा। झांकी और हांतर जो फोक डांस है गाइज वो किस डिस्ट्रिक्ट की है? वो चंबा की है, ये भी आपको याद रखना है। जबकि जो अदर जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनके या जो अदर स्टेट्स है उनके भी जो फोक डांस है, लोक नृत्य है, उनको आपको याद रखना है। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है,
गाइज आप जानते हैं 3 सेक्टर होते हैं, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स में मेजरली 3 सेक्टर को पढ़ा जाता है, ठीक है। प्राथमिक सेक्टर जिसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ठीक है। तो जिसमें कि आपको मैं बताना चाहूँगा, ये क्वेश्चन इस तरह से बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। जो प्राथमिक क्षेत्र है गाइज उसमें आता है जो नेचुरल स्रोत होते हैं, ठीक है, खदान वगैरह। सेकंड जो है इसमें जो है आता है आपका जो ट्रांसपोर्ट इत्यादि, ठीक है, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जो फर्स्ट जो प्राइमरी सेक्टर होता है जिसमें जो मुख्य आते हैं वो आते हैं जैसे आपका कृषि हो गया, ठीक है, कृषि हो गया, आपकी वानिकी हो गई, मत्स्य पालन हो गया, या फिर आपका खनन जो होता है मिनरल्स वगैरह वो आते हैं। जो सेकंड क्षेत्र है इसमें आपकी इंडस्ट्रीज आती है, उद्योग जो है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है, उद्योग या जो निर्माण है, ठीक है। टर्शरी क्षेत्र जो होता है गाइज उसमें आती है आपका ट्रांसपोर्ट, माफी चाहूँगा मैंने ट्रांसपोर्ट को पहले सेकंड क्षेत्र में बताया, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो 3 है। जो तृतीय क्षेत्र जिसको टर्शरी सेक्टर कहते हैं गाइज उसमें आता है आपका ट्रांसपोर्ट सारा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट जिसको व्यापार कहते हैं, परिवहन कहते हैं। सेवा क्षेत्र जो सर्विस सेक्टर है वो आता है, बीमा बैंक इत्यादि वो थर्ड सेक्टर में आते हैं। तो ये 3 आपको ध्यान रखना है। इनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे ऐसा पूछा जाता है जो कृषि है वो कौन से क्षेत्र में आता है, मतलब कौन से सेक्टर में आता है, तो वो क्या क्या लिखना है आपको, इसका जो राइट आंसर होगा, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। उद्योग जो सेकंड सेक्टर में आता है, जबकि मैंने सेवा और व्यापार बताइए कौन से क्षेत्र में आता है, तृतीय क्षेत्र में। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल अलग पूछा गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, कि जो राष्ट्रीय नेशनल इनकम है उसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर, ठीक है। जो सर्विस सेक्टर है ये जो है भारत का सबसे बड़ा रिसोर्सेज है नेशनल इनकम का, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको और एडिशनल बताता देता हूँ कि जो भारत की राष्ट्रीय आय है किसके द्वारा नापी जाती है गाइज, तो ये CSO के द्वारा नापी जाती है, ठीक है, CSO, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो CSO है गाइज ये भारत की राष्ट्रीय आय को जो है आपको याद रखना है क्या करते हैं, इसकी गणना करते हैं। और जो भारत में सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय आय है वो किसने नापी थी, इस का क्वेश्चन है, इसको मैं एडिशनली बता देता हूँ। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय को जो है दादा भाई नौरोजी ने मापा था, ठीक है। जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा सर्वप्रथम भारत की जो राष्ट्रीय आय उसका आकलन किया गया था 1867 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे पॉसिबल हो सकता है गाइज वहाँ पे मैं हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन को आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है, जहाँ पे नेसेसरी मुझे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माफ कीजिएगा, विश्व का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, डायरेक्ट इसका आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एनगे जिमेंडर ने, ठीक है। तो विश्व का जो मानचित्र है गाइज वो किसने बनाया था, एनएगिजी मेंडर ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1991 के बाद सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण वैश्वीकरण के लिए कारण है, मतलब जो 1991-92 में लिबरलाइजेशन हुई थी, ठीक है, क्या हुई थी, लिबरलाइजेशन, ठीक है। आप जानते हैं कि ये एक ऐसा दौर था जब भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डगमगाई थी, ठीक है, 1991 और 92 के दशक में, ठीक है। तो इस समय जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था काफ़ी नीचे चली गई थी, ठीक है, देश बहुत ही आर्थिक संकट से गुजर रहा था। तो तब जो तत्कालीन सरकार जो थी PV नरसिम्हा राव की सरकार थी, और उस सरकार में जो फाइनेंशियल मिनिस्टर थे वो जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो बाद में जो है 2004 के बाद क्या बने, भारत के प्राइम मिनिस्टर भी बने, ठीक है। तो आप जानते हैं कि वो जो है उस समय क्या थे, फाइनेंशियल मिनिस्टर थे। तो उनके बहुमूल्य योगदान की वजह से उन्हें ये लिबरलाइजेशन नीति को अपनाया था, ठीक है, जिसके बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो फिर से पटरी पे लौटी थी। बहरहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो इसी से रिलेटेड है कि उस समय जो निजीकरण और वैश्वीकरण का के पीछे का जो मेन कारण हुआ वो कौन सा था, ठीक है, 91 के बाद जो ये निजीकरण और वैश्वीकरण किया था। तो इसका जो मेन कारण था वो था भ्रष्टाचार, कार्य में कुशलता की कमी और प्रावीण्य प्रबंध। ये तीनों ही इसके लिए उत्तरदायी थे, तभी इस पॉलिसी को अपनाना पड़ा, ठीक है। अगर करप्शन जो आप जानते हैं कि इंडिया में किस स्तर का होता है, कार्य में कुशलता की जो कमी है, ठीक है, जो स्किल्स की लैक ऑफ स्किल्स जो हमारे कामों में है, और जो प्रभावहीन प्रबंध इनकी जो अफेक्टिव सिस्टम है वो भी वीक था। ये सभी रीजंस थे कि इनकी वजह से जो भारत की अर्थव्यवस्था है 1991-92 में खराब रही थी, मतलब बहुत ही लो हो गई थी, ठीक है।
अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है गाइज, इससे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है 26 जनवरी 1971। तो 26 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना हुई थी। कैसे याद रखेंगे, 25 जनवरी 1971 को क्या हिमाचल को पूर्ण राज्य बना, तो उसके अगले ही दिन 26 जनवरी को सबसे पहले कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो 26 जनवरी 1971 कहाँ पे है ये, तो ये कोर्ट जो है ये गाइस कहाँ है, शिमला में है। ठीक है, ठीक है। और इसके जो पहले अध्यक्ष मतलब कोर्ट के जो जज है वो हमीदुल्ला बेग थे। ठीक है, जो फर्स्ट जज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण प्रतिस्पर्धा में वस्तु की मांग है तो क्या होती है, वो पूर्णता होती है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है गाइज, जैन धर्म ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी। ठीक है, जैन धर्म ग्रंथ में कल्पसूत्र है नामक ग्रंथ है। ठीक है, जैसे हिंदुइज्म में है या बुद्धिज्म में है, तो इसकी रचना इनमें से किसने की थी। स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कौटिल्य या विश्वामित्र ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भद्रबाहु। ठीक है, तो जैन धर्म के जो कल्पसूत्र ग्रंथ है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी भद्रबाहु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। इन जो अलग अलग मूवमेंट चलाए गए थे भारत में मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा, तो इनको आपको ध्यान रखना है, जिसमें कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन इत्यादि मुख्य है। ठीक है, इनमें से जो डू एंड डाई का दिया था गाइज वो दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में, और ये कब हुआ था, ये 1942 में हुआ था। ठीक है, जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये कब हुआ था, ये 1942 में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी के बारे में जितना भी कुछ आप पढ़ सकते तो ना पढ़ लीजिए, क्योंकि गांधी जी के बारे में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन में जो अदर ऑप्शन उनको डिस्कस कर लेता हूँ। असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें, असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 में चलाया गया था और 1922 में इसको खत्म किया गया था। क्वेश्चन इस तरह से बनता है, ये तो सभी को पता है 1920 में ये चलाया गया था, 1922 में खत्म क्यों हुआ। तो गाइस 1922 में एक घटना हुई थी जिसको आप चौरा चौरी कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से भी डायरेक्ट बनता है कि जो चौरा चौरी कांड जो हत्याकांड है वो कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। इसमें जो बहुत उपद्रव होने के कारण महात्मा गांधी ने माफ कीजिएगा असहयोग आंदोलन है इसको क्या किया गया था, टर्मिनेट किया गया था, फिनिश किया गया था। तो ठीक है, आपको डायरेक्ट आंसर रखना है कि जो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। ठीक है, 20 में शुरू हुआ लेकिन 22 में इसको खत्म किया। क्यों किया खत्म, क्योंकि 1922 में क्या हुआ कि जो चोरा चोरी कांड की घटना हुई उससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने ये वापस लिया। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बता दिया। 1942 में गाइज एक चीज़ और आई थी जिसको आप क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्रिप्स मिशन, और जो क्रिप्स मिशन है इसमें जो है क्या कहा था महात्मा गांधी ने, इसको कहा था पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि भविष्य की एक तारीख वाला चेक है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना है। जो क्रिप्स मिशन है ये भारत में कब आया था, ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना है। 1942 में आया था, जब ये इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट था, यानी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसी टाइम जो क्रिप्स मूवमेंट आता है, जिसको महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था कि भविष्य का एक बिना तारीख वाला चेक है। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी के बारे में आपको और भी जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट है उनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें से कि एक जो चंपारण आंदोलन है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है, खेड़ा जो आंदोलन है 1918 में हुआ था। इसके अलावा गाइस एक क्वेश्चन और बनता है महात्मा गांधी जी का, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, ठीक है, अलग अलग अधिवेशन होता है, ये तो आपको जानते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना वो 1885 में एओ होम के द्वारा की गई है। इसके अलावा जो अलग अलग अधिवेशन हुए थे, ठीक है, जैसे पहला अधिवेशन मैं एडिशनली बता रहा हूँ, जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ था वो होता 1886 में, वो किसने किया था, तो बनर्जी जी ने, बीसी बनर्जी ने जी ने किया था। इसी तरह से एक क्वेश्चन बनता है कि जो महात्मा गांधी ने कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, मात्र एक बार। कौन से अधिवेशन में, बेलगाम अधिवेशन में। कब, बेलगाम अधिवेशन में की थी, कब, 1924 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, महात्मा गांधी के द्वारा मात्र एक बार ही कांग्रेस की अधिवेशन जो किया था, कौन सा अधिवेशन था वो 1924 का अधिवेशन, कहाँ पे, बेलगाम में। ठीक है, जबकि अगर कई बार पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो सरोजनी नायडू थी। कौन थी गाइज, सरोजनी नायडू थी। और इन्होंने कब अध्यक्षता की थी, 1925 में की थी, कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, कब की थी, 1925 कानपुर अधिवेशन में। इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज, इनको याद रख लीजिएगा, फिर इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप कोई भी फर्स्ट महिला पूछे तो अब गाइज एनी बेसेंट होगा। ठीक है, ध्यान रखना है शब्दों पर। अगर आपसे पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट होगी, क्योंकि एनी बेसेंट 1916 में अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। ठीक है, अगर प्रथम भारतीय महिला पूछे तो कौन होगी, वो जो सरोजनी नायडू होगी, जो 1925 में अध्यक्ष बनी थी। इसके अलावा एनी बेसेंट ने होम रूल लीग चलाया था बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर।
ठीक है, बहरहाल इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। गाइस हर एक क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ पे ये पॉसिबल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लाला हरदयाल। जब भी गदर पार्टी आपको दिखे ऑप्शन में तो आपको जो सीधा ही लाला हरदयाल को टिक करना है। जबकि यहाँ पे आपको बाबा कांशीराम दिख रहा है, बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी या बुलबुल गांधी के नाम से भी जाना जाता था, पहाड़ी गांधी या बुलबुल गांधी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो लाला हरदयाल ने जो है गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन साहित्य व्यक्ति की शेक्सपियर के साथ तुलना की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कालिदास। तो कालिदास की जो तुलना है इसका कंपैरिजन जो है शेक्सपियर जो है, ठीक है, उनके साथ की जाती है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय झंडे का आकार आयताकार है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आप जानते हैं कि जो इंडियन फ्लैग है वो किस की तरह शेप है, तो उसकी जो शेप है वो गाइस रेक्टेंगल की तरह है। रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत की तरह है। ठीक है, तो इसका जो रेशियो है वो कितना रखा जाता है? वो 3:2 रखा जाता है। 3:2 का मतलब होता है अगर इसकी लंबाई 3 मीटर है तो इसकी चौड़ाई जो है 2 मीटर हुई होगी। ठीक है, तो इस तरह से इसकी लंबाई अगर 3 मीटर है तो चौड़ाई 2 मीटर होगी। अगर लंबाई 6 मीटर है तो इसकी चौड़ाई 3 मीटर होगी, यानी कि जो रेशियो है वो 3:2 ही रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े, भारत में सर्वप्रथम समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा हुआ था, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ था वो कौन सा हुआ था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बंगाल गजट। तो बंगाल गजट जो है गाइज ये भारत में प्रकाशित होने वाला सर्वप्रथम समाचार पत्र था। कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध किस्में हैं। अक्सर ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है आलू। ठीक है, ये कुफरी ज्योति या कुफरी जीवन ये जो किस्में हैं ये आलू की किस्में हैं। राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं, इनमें से राजस्थान में कौन सा स्थान पड़ता है? आप जानते हैं कि लोथल, कालीबंगा, रोपड़ इत्यादि सभी जो ये यहाँ पे उपस्थित नाम है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही नाम है, लेकिन इनमें से कौन सा स्थान है जो राजस्थान में इनमें से पड़ता है? तो उसका जो राइट आंसर है वो कालीबंगा। ठीक है, याद रखना है आपको, जो कालीबंगा साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये कालांतर में यानी कि वर्तमान में कौन से स्टेट में पड़ती है? तो ये राजस्थान में पड़ती है। कालीबंगा जो है जो बेंगल्स है, ठीक है, बेंगल्स है जो चूड़ियाँ हैं उसके लिए फेमस थी। ठीक है, जो चूड़ियाँ बनाई गई थी तो उसके लिए कालीबंगा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलांग में प्रथम प्राथमिक विद्यालय किस वर्ष खोला गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, केलांग जो है लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है, ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना है। खजुराहो के विशाल मंदिर किस शासक के द्वारा निर्मित किए गए थे? तो ये जो है गाइज ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि जो खजुराहो के जो मंदिर है विशाल मंदिर वो किस शासक द्वारा यहाँ पे बनाए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बुंदेलखंड के चंदेल। और विशेष नाम पूछे तो इसका जो राइट आंसर है वो है बर्मन, यशोवर्मन ने ही जो चंदेल जो शासक थे बुंदेलखंड के चंदेल वंश की स्थापना यशोवर्मन के द्वारा की गई थी। तो यशोवर्मन के द्वारा ही खजुराहो के जो विशाल मंदिर है उसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी जो बुक है वो किसने लिखी थी? गाइज ये अकबर की बुक है आईने अकबरी, और इसके लिखी किसके द्वारा? तो अबू फजल के द्वारा ये लिखी गई थी। ठीक है, अकबर के बारे में अब आपको पढ़ना है। अकबर के बारे में अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अकबर के बारे में पहला क्वेश्चन तो है अकबर ने जो है जो पानीपत की लड़ाई थी, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? 1556 में हुई थी। ठीक है, इसमें उन्होंने जो है महाराणा प्रताप को हराया था। तो ठीक है, तो पानीपत की लड़ाई ये आपको याद रखना है अकबर के बारे में। ठीक है, और इसके अकबर के जो 9 रत्न हैं उनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? तो जो है 1 आवर का होता है। ठीक है, 0 आवर जिसको कहते हैं। तो 0 आवर कितने घंटे का होता है, कितनी इसकी पीरियड होता है? तो 1 आवर का ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अगस्त 1945 को पहला अणु बम गिराया था, तो ये कहाँ गया था? हिरोशिमा और नागासाकी में गाइज ये गिराया गया था, लेकिन जो फर्स्ट अटैक हुआ था वो हिरोशिमा में हुआ था, उसके बाद नागासाकी में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे पहला पूछा तो हिरोशिमा में हुआ था 1945 में। कौन सा ऐसा जीव है जो पक्षी नहीं है फिर भी उड़ता है? ये जो जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चमगादड़। ठीक है, ये तो चमगादड़ एक ऐसा जीव है जो पक्षी नहीं है फिर भी उड़ सकता है। ठीक है, भारत का समुद्री मार्ग किसने खोजा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो पुर्तगाली है। गाइस पुर्तगाली के बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। पुर्तगाली सब प्रथम जो भारत में आने वाला पुर्तगाली कौन था या कोई भी विदेशी कौन था? वो था वास्को डी गामा, जो एक पुर्तगाली सा कब आया था? 1498 में आया था। कब आया था? 1498 में। एक चीज़ और, भारत में सर्वप्रथम कौन सा विदेशी आए थे? तो पुर्तगाली थे। और भारत से सर्व लास्ट
सर्वलास्ट का मतलब सबसे लास्ट कौन से विदेशी गए थे, तो गाइस पुर्तगाली ही गए थे। इस क्वेश्चन को अपने ढंग से रखना है, यानी कि सबसे पहले आए भी थे पुर्तगाली 1498 में, और सबसे लेट गए भी पुर्तगाली 1961 में गोवा से। ठीक है, गोवा में गाइस पुर्तगालियों का शासन था, ये आपको याद रखना है। तो सर्वप्रथम भारत में पुर्तगाली ही आया था 1458 में, और सबसे लेट 1961 में। आप जानते हैं 1947 में देश आजाद हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी 1961 तक पुर्तगाली गोवा के अंदर अपना शासन बना चुके थे, लेकिन 1961 में पुर्तगाली जो है गोवा से चले गए थे। तो आपको इस तरह से बिल्कुल याद रखना है। 1498 में वास्को डी गामा नामक एक पुर्तगाली ने जो भारत की जो समुद्री मार्ग के द्वारा भारत को खोजा था, ठीक है, यानी कि भारत आया था, और 1961 में भी सबसे लास्ट पुर्तगाली गए थे। उसके बाद पुर्तगाली के बाद अंग्रेज भी आए थे। आप जानते हैं अंग्रेजों ने तो खैर भारत में बहुत अधिकतर विशाल जगह पर राज किया था। ठीक है, डच भी भारत में आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 526वां क्वेश्चन है इस सीरीज का। आज का ये 26वां क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। तो गाइस पृथ्वीराज चौहान है, इनको किसके द्वारा इनमें से पराजित किया गया था, तो इसको राइट आंसर है वो है मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो दो प्रमुख युद्ध हुए थे, जिनको तराइन का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है गाइस, तराइन का युद्ध। एक बार फिर से लिख लेता हूँ मैं, तराइन के दो युद्ध हुए थे। कब कब हुए थे, तो 1191 और 1192 में। 1191 में इन्हीं के बीच में तो दोनों बार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के द्वारा। 1951 में जो है पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, मतलब जीते थे, और 1992 में मोहम्मद गौरी जीता था और पृथ्वीराज चौहान हारे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था यानी कि हराया था, तो किसने हराया था गाइस, मोहम्मद गौरी ने। हालांकि पहले जो 1191 में होता है तराइन का पहला युद्ध, उसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे, लेकिन 1992 वाला जो युद्ध हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध, उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की, जो उसका राइट आंसर है पाणिनि। ठीक है, पाणिनि एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है गाइस, जिन्होंने बुक भी लिखी है, उसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। मनस्वधारी प्रणाली की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है, मतलब किसके द्वारा चलाई गई थी, तो अकबर के द्वारा चलाई गई थी। मैंने आपको पहले ही बताया कि अकबर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। विश्व में सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर, तो ये चैल में है गाइस, सोलन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, चैल सोलन में हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा ग्राउंड है। अगर आपसे पूछे हिमाचल प्रदेश का इंटरनेशनल स्तर के क्रिकेट के मैच कहाँ पे होते हैं, तो सभी को पता है ये कहाँ पे होते हैं, धर्मशाला में आयोजित होते हैं। ठीक है, आपने अक्सर यहाँ पे मैच भी देखे होंगे। हेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत यात्रा की थी, तो गाइस हेनसांग जो है, ये जो एक चाइना का ट्रैवलर था, ठीक है, चीनी यात्री था, ये किसके शासनकाल में भारत आया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग जो कि चीनी यात्री थे वो भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि एक प्रसिद्ध विद्वान था। अभी जैसे मैंने आपको बताया, इसके अलावा ये जो था, अभी मैंने आपको बुक भी लिखी थी, तो इसका जो मेन रोल था गाइस वो लैंग्वेज और ग्रामर के रिलेटेड था। ठीक है, तो इसका जो पाणिनि एक प्रसिद्ध विद्वान थे भाषा और व्याकरण का। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किया गया था। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे ढंग से बताना चाहता हूँ, ढंग से समझाना चाहता हूँ। गाइस जो कुतुब मीनार है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ध्यान से समझिएगा, कुतुब मीनार की जो स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन जब इसका निर्माण चल रहा था तो इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इसके बाद जो इसका जो कार्य है वो पूरा किसके द्वारा हुआ, तो वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा, अगर पूछा होगा कि कुतुब मीनार जो किसने बनाया या किसने इसकी स्थापना की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर पूर्ण किसने किया, तो चूंकि ये मर चुका था, तो इस कार्य को जो पूरा किया वो किसने किया था, इसके जो उत्तराधिकारी था, इसका जो पुत्र था इल्तुतमिश। ठीक है, इसके द्वारा जो है कुतुब मीनार को पूरा किया गया। ठीक है, जबकि बलबन की बात करें तो बलबन जो है एक गैर गुलाम शासक था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तों का हरा रंग किस तत्व के कारण होता है, तो इसका जो राइट आंसर है डायरेक्टली क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही जो है पत्ते की जो ग्रीन होता है, ग्रीन पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल में, ग्रीन पिगमेंट, या उसकी वजह से हरित वर्णक हिंदी में कहा जाता है ग्रीन पिगमेंट, तो हरा रंग होता है किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो नारा किसके द्वारा दिया गया था, बैक टू वेदास। बैक टू वेदास ये किसके द्वारा दिया गया था, तो दयानंद सरस्वती। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इससे संबंधित मैं एडिशनल क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूँ, अक्सर एग्जाम में पूछाते हैं। सबसे पहले राजा राममोहन राय 1828 में इनने कौन सी स्थापना की थी, उन्हें जो स्थापना की थी वो की थी आपके आर्य समाज की। ठीक है, तो आर्य समाज
की जो स्थापना की थी वो किसके द्वारा की गई थी, माफ कीजिएगा गाइस, आर्य समाज नहीं, ब्रह्मा समाज, इनने की थी आपके ब्रह्मा समाज की स्थापना। ठीक है, ब्रह्मा समाज कब की थी, 1828 में। इसके अलावा जो राम मोहन राय है, इनने जो सती प्रथा, ठीक है, बाल विवाह, महिला पुनर्विवाह, इस तरह के इंपॉर्टेंट काम किया था। तो राजा राम मोहन राय एक इंपॉर्टेंट थे, इनको जो है आधुनिक भारत का पुनर्जागरण करता भी कहा जाता है। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट ये थे राजा राम मोहन राय। अक्सर टेट में ये क्वेश्चन पूछा था कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी, राम मोहन राय ने। कब की थी, 1828 में। जबकि जो दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था बैक टू वेदास, और 1875 में जो है दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो आर्य समाज अब पूछे तो दयानंद सरस्वती, ब्रह्मा समाज पूछे तो राजा राममोहन राय ने। ठीक है, जबकि विवेकानंद के बारे में तो आप जानते हैं कि विवेकानंद ने सर्वप्रथम जो अमेरिका का शिकागो है वहाँ पे उन्हें धर्म संसद में भाग लिया था और भारतीय संस्कृति के बारे में जो वेस्टर्न कल्चर है, पाश्चात्य जगत जो है वेस्टर्न वर्ल्ड, उनको अवगत कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने के पैकेट द्वारा भूरा या लाल निशान खाने की किस विशेषता को दर्शाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी भी खाने के पैकेट में जो है कोई भी पैकेट होगा उसमें ब्राउन या रेड कलर का निशान आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब जो है वो नॉन वेजिटेरियन खाना है उसके अंदर, यानी कि मांसाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पक्ष में कश्मीर समस्या पर यूएनओ में किस देश ने वीटो पावर का प्रयोग किया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है रशिया, यूएसएसआर, जिसको हम क्या कहते हैं, रशिया के नाम से भी जाना जाता है। तो वीटो जो पावर है, जो कश्मीर हमारे प्रॉब्लम थी उसके पक्ष में जो वीटो पावर का इस्तेमाल हमारे साथ सहयोग से किसने किया था, तो रशिया ने किया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो आरटीआई जिसको कहते हैं, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ये जो है 2005 में आया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जबकि आरटीई, राइट टू एजुकेशन, आरटीआई तो 2005 में है, राइट टू एजुकेशन कब आया, 2009 में आया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रोम जल रहा था तब कौन राजा मतलब बंसी बजा रहा था या बेला बजा रहा था, तो इस तरह क्वेश्चन आता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, नीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब अल हिंद के लेखक कौन है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, अल बरूनी। ठीक है, ए अल बरूनी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूएसए का राष्ट्रपति जिसे गुलामी प्रथा नष्ट की वो कौन है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ठीक है, यूएसए के महान राष्ट्रपतियों में से एक थे अब्राहम लिंकन। ठीक है, उन्होंने ही जो गुलामी प्रथा है उसको नष्ट किया था अमेरिका में। ठीक है, तो गाइज ये थे हमारे आज के टॉप 40 क्वेश्चन। क्योंकि वीडियो लंबी बन रही है तो आज हमें आज के ही यही टॉप 40 क्वेश्चन आपके डिस्कस किए हैं। अगर आप वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए और भी बनाते हैं तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।